नमस्कार, शाम के 4 बज गए हैं। सवाल इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली की साकेत कोर्ट में फायरिंग की गई, एक महिला पर गोली चलाई गई। दूसरी अहम खबर, राहुल गांधी को कल गुजरात की सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली, बावजूद इसके अब तक कांग्रेस ने नहीं खटखटाया है हाई कोर्ट का दरवाजा। क्यों इतनी देरी हो रही है? साथ ही तीसरी अहम खबर, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के वरिष्ठ बीजेपी नेता ईश्वरप्पा से फोन पर बात की। ईश्वरप्पा को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, वो नाराज थे। और चौथी अहम खबर पुंछ से जुड़ी हुई, जहां कल हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। आला अधिकारियों की टीम जांच में लगी हुई है, लेकिन अब तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं, वो फरार हैं। तो सबसे पहले खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिन दहाड़े साकेत कोर्ट में एक महिला और एक वकील पर फायरिंग की गई। सोचिए, कोर्ट परिसर में दिन में गोली चली है, ऐसी जगह जहां 2 स्तरीय सुरक्षा, डबल लेयर सुरक्षा रहती है। बावजूद इसके कामेश्वर सिंह नाम का निलंबित वकील, जिस पर गोली चलाने का आरोप है, वह पिस्तौल लेकर कोर्ट परिसर में दाखिल होता है और यहां पर फायरिंग कर देता है। महिला जिस पर गोली चलाई गई है उसका नाम एम राधा है और वकील का नाम राजेंद्र झा बताया जा रहा है, जिसको गोली लगी है। तो 2 लोगों को यहां गोली लगी है, एक महिला और एक साथी जो वकील है राजेंद्र झा, उनको गोली लगी है। दोनों इस वक्त अस्पताल में हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी कामेश्वर सिंह ने एम राधा और राजेंद्र झा के खिलाफ 25 लाख की ठगी का मामला दर्ज कराया था और यहां पर वो आज घुसा कोर्ट के अंदर और उसने गोली चला दी। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में गोली चली है। महिला को पेट और हाथ में गोलियां लगी है। वहीं महिला और वकील दोनों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। फायरिंग के बाद से आरोपी कामेश्वर सिंह अभी फरार चल रहा है और इस इलाके में बताया जा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मीडिएशन के लिए ये लेडी आई हुई थी और हमारी साकेत कोर्ट की एफआईआर का जो विक्टिम है, इस इंसिडेंट का जो अक्यूज्ड है, वो भी मीडिएशन के पर्पस के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पे एज अ लॉयर काम करता था, काफ़ी सालों से काम करता था। ही वॉज इन हिज लॉयर्स यूनिफॉर्म। वो अंदर घुसा है और उसने 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से 3 राउंड्स विक्टिम को हमारी लगी है। एम राधा नाम की विक्टिम को लगी है और 1 राउंड फायर एक वकील का मुंशी है, उसको लगी है। दोनों आउट ऑफ डेंजर है, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ऐसा सच नहीं है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह। उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से व्हाइट में दे रखा था ब्याज। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे। बाद में एफआईआर हो गई थी। एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है आज। और इस वक्त हमारे साथ साकेत कोर्ट के वकील धीर सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो कि वहां पर ही थे जब ये घटना घटी। धीर सिंह जी, आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब ये घटना हुई, आपकी आंखों के सामने हुई, क्या कुछ हुआ, बयां करें जरा। मैडम, मैं थोड़ा सा दूर था, एग्जैक्टली इस पोजीशन पर नहीं था। थोड़ी देर बाद पहुंचा तो मुझे पता चला यहाँ पर अभी एक शूट आउट हुआ है, जहाँ पर लॉयर्स ब्लॉक की एंट्री है, बिल्कुल उसके ऊपर शूट आउट हुआ था और 4 से 5 राउंड गोली चली है। जी, 4 से 5 राउंड गोली चली है, आप बता रहे हैं। यहाँ अगर देखा जाए, दिन दहाड़े कोर्ट परिसर के भीतर गोली चल रही है, सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। और ये भी बताया जा रहा है कि आमतौर पर जो वकील वहां पर आते हैं वो चेकिंग करने से, अपनी चेकिंग करवाने से कतराते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई लॉयर चेकिंग करने से मना करे, बल्कि सुरक्षा में ना जो सुरक्षा गार्ड है, अभी आप 5-6 दिन बाद नोटिस करना, कोर्ट आ जाइए, किसी भी कोर्ट चले जाइए, कि वहां पर प्रॉपर चेकिंग के लिए जो ट्रेंड गार्ड है, मेरा कहना है ट्रेंड गार्ड, आपके हमारे गार्ड पता नहीं कहां से लेके आते हैं, ढीले ढीले से हैं कि वो खुद ही सक्षम नहीं है। तो और गर्मी का टाइम है, हमारी कोर्ट्स के जो मेन गेट के ऊपर गार्ड्स बैठे हुए हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी छाया का कोई इंतजाम नहीं है।
तो मेरा तो माननीय हाईकोर्ट से भी एक निवेदन है कि उनकी कम से कम उनको इस तरह से बैठाए, उनको कुछ छतरी वगैरह दें कि जिससे वो धूप में खड़े होकर चेकिंग कर सकें। वो फिर छाया ढूंढते हैं। जी धीर सिंह जी, ये बताएं, आप बता रहे हैं 4 से 5 राउंड यहाँ पर गोलियां चली हैं और जिस शख्स पर आरोप है वो वकील रह चुका है, उसको निलंबित किया गया है और साथ ही वो हिस्ट्री शीटर रह चुका है, उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? मैं पर्सनली नहीं जानता इतना, क्योंकि 12,000 लॉयर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, तो कि भाई उसका क्या हिस्ट्री शीटर है या क्या नहीं, मैं इतना नहीं जानता। पर जो हुआ है कोर्ट प्रेमिसेस में गोली नहीं चलनी चाहिए थी। अगर किसी का कोई वाद विवाद है तो उसको कहीं बाहर अगर सॉर्ट आउट करना चाहिए, और ये तो करना नहीं चाहिए कभी भी। जी धीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर वकील हैं साकेत कोर्ट के, वो बता रहे थे कि जब वो पहुंचे तो उससे पहले जब उन्हें खबर पता चली कि 4 से 5 राउंड यहाँ गोलियां चली थी और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट में, साकेत कोर्ट में ये सब कुछ हुआ है। रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, सीधा अब उनका रुख करते हैं। रवीश, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि वो शख्स जिस पर आरोप है, जो गोलियां चलाता हुआ दिख भी रहा है, हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, उसको निलंबित रह चुका है, उसका लाइसेंस बार काउंसिल ने रद्द कर दिया था, उसके बारे में कोई जानकारी? और जिनकी हालत, जिन पे गोली चलाई है, उनकी हालत कैसी है अभी? आज देखिए जया, जिनको 2 लोगों को गोली लगी है वो अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी खतरे से बाहर हैं। उनके पुलिस ये कह रही है कि उनको छर्रा लगा है, तो उनकी हालत अभी ठीक है बिल्कुल, और वो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। दरअसल ये जो पूरा मामला है जया, ये कहीं न कहीं कामेश्वर सिंह और इस महिला के बीच में पैसों के लेन देन का है। 2018 में जो है कामेश्वर सिंह, एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। विनोद शर्मा जी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं साकेत कोर्ट के, उनका हम रुख कर रहे हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विनोद जी, बेहद हैरान करने वाली ये घटना घटी है और जिस शख्स पर यह आरोप है, बताया जा रहा है उसका लाइसेंस भी रद्द हुआ था, कैसे वो एंटर कर जाता है कोर्ट के अंदर पिस्तौल लेके और इस फायरिंग की घटना को अंजाम दे देता है? बताएं। मैम देखिए, पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये जो कामेश्वर सिंह है, इन्होंने 25 लाख रुपए आरटीजीएस से इस लेडी के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे इंटरेस्ट के लिए। बाद में न पैसा दिया न इंटरेस्ट दिया, एफआईआर रजिस्टर हो गई। उसमें एक एडवोकेट भी है, राजेंद्र झा, साथ में थे, जिनकी क्लाइंट थी वो लेडी। बाद में राजेंद्र झा की भी बेल हो गई थी, लेडी की भी हाई कोर्ट से इंटरिम बेल हो गई थी। आज किसी मैटर में अपीयर होने आई थी, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसने किया है। लेकिन अब ये एक जांच का विषय है, क्योंकि लेडी को 3 गोलियां लगी हैं, 2 पेट में लगी है, 1 चेस्ट में लगी है, उसके बावजूद डिस्चार्ज हो गई है। तो ये देखना पड़ेगा ये गन कोई वो पैलेट गन थी या वाकई में ये रियली पिस्टल था, वी डोंट नो। क्योंकि 3 गोलियां लगने के बाद डिस्चार्ज होना क्वाइट अनबिलीवेबल, वो एक अलग पार्ट है। बट सो फार एज इंसिडेंट इज कंसर्न्ड, आवर एसोसिएशन कंडेम इट वेरी सीरियसली। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। इनकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं, जो कामेश्वर, जो आरोपी है, जिन्होंने गोली चलाई है, क्योंकि अभी तक वो फरार चल रहे हैं। जी मैम। जी विनोद जी, विनोद जी बताएं। इससे पहले किसी एक लेडी लॉयर का डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके, उसमें लेडी ने कंप्लेंट की थी। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से इनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ था सितंबर 2022 में। दिसंबर में हमारे पास लेटर आया था, उसके अगले ही दिन हमने मेंबरशिप सस्पेंड कर दी थी। तो इनका ये पूरा बैकग्राउंड रहा है और किस तरह से यहाँ पर वो पहुंचे हैं और कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर के भीतर 2 लोगों पे यहाँ पर गोली लगी है। विनोद शर्मा जी, 10 बजे शाम को 6-7 बजे तक यही रहता था डेली। जी आप अपनी बात दोहराएं। ही वाज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, वो डेली आता था 10 बजे, शाम को 5-6 बजे तक यहीं पे रहता था कोर्ट के अंदर। तो आप ये कह रहे हैं वो डेली आते थे, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, यानी अभी उनका लाइसेंस रद्द नहीं हुआ था? नहीं, वो लाइसेंस तो सस्पेंड हो रखा था। हाँ, बट आदमी कोर्ट में जो आता जाता है तो लॉयर आते जाते हैं कोर्ट। तो सर यहाँ कोर्ट की सुरक्षा को लेकर भी तो एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि किस तरह से यहाँ पर कोर्ट के भीतर हथियार लेकर कोई भी चला आएगा। जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ सुरक्षा बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं से कोई सिक्योरिटी लैप्स मैं नहीं मानता इसको। सारे गेट हमारे मैंड है बाई पुलिस ऑफिशियल, हर गेट पे है, प्रॉपर है। अगर सुरक्षा है तो ये घटना कैसे घटी? मैडम, अब मैं लॉयर हूँ, मैं बार का प्रेसिडेंट हूँ, मैं डेली गाड़ी लेके आता हूँ। अगर मैं अपनी गाड़ी में पिस्टल लेके आ जाऊँ अंदर, थोड़ी देर के लिए सोचिए आप, तो हाउ द सिक्योरिटी
पर्सनल नहीं तो सर सिक्योरिटी तो यही है ना कि चेकिंग जब होती है, यहाँ तो आमतौर पर जब मेट्रो में भी कोई जाता है तो मेटल डिटेक्टर से पूरी चेकिंग होती है, ये तो कोर्ट का मामला है। ऐसा कोर्ट का मामला है, बट यहाँ तो कार से आते हैं ना लोग। अगर एक एक कार को हम पूरा चेक करने लग जाएं तो 10 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी सवेरे। और यहाँ एक आरोप ये भी लगता रहा है कि जो वकील जो डेली आते हैं वो थोड़ा बचते भी हैं कि उनकी चेकिंग से, और नाराज हो जाते हैं अगर चेकिंग की जाती है तो। मैम ऐसा है, कोई नाराज नहीं होता है। यस, अगर आप चेकिंग इस तरीके से करेंगे कि 10 किलोमीटर लंबी लाइन हो जाए और पूरा हमारा कोर्ट का जितना भी प्रोसीजरल सिस्टम है, कोर्ट की फंक्शनिंग है, पूरी की पूरी पैरालाइज हो जाएगी। आप 11 बजे तक कोर्ट के अंदर नहीं जा पाएंगे, 12 बजे तक, तब तक मैटर्स ओवर हो जाएंगे। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट परिसर के भीतर दिन दहाड़े अगर गोली चलती है तो सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान तो जरूर खड़े होते हैं। रवीश रंजन हमारे साथ है। रवीश, आपने विनोद शर्मा जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनको भी सुना होगा, बताएं आपका क्या कहना है, और साथ ही यहाँ पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा गया है, क्या कार्रवाई हो रही है उस शख्स को पकड़ने की? आज देखिए जया, मैं इस वक्त साकेत कोर्ट में हूं और इसी साकेत कोर्ट में ये पूरा मामला आया था, और वो जो महिला है उसके जो पति हैं उनको भी अभी पुलिस ने बुलाया है, और साथ में जो राजेंद्र झा हैं जो उस महिला के वकील हैं उनको भी बुलाया गया था। अभी पुलिस पूछताछ चल रही है, लेकिन जो राजेंद्र झा हैं जिस महिला को गोली लगी, उनके जो वकील हैं उनका ये कहना था कि पैसा लिया गया था लेकिन फिर वापस कर दिया गया था। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि वापस कैसे किया गया तो उन्होंने कहा कि कैश पैसा जो है वो वापस किया गया था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियों के पैसे के लेन देन का मामला था, और ये जो महिला हैं ये पहले उसी पैसे के लेन देन के चलते इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था, और उसके बाद में ये जेल चली गई थी, फिर बेल हुआ, और उसके बाद फिर ये कोर्ट में ये पूरा मामला आया और कोर्ट ने मीडिएशन करने को कहा था, और उसी तारीख आज की तारीख पड़ी थी और ये महिला जो है वो वहाँ पर जा रही थी। उसी बीच जो है ये जो कामेश्वर सिंह हैं जो वकील हैं जिनका अभी होल्ड कर दिया गया है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उनका लाइसेंस बार काउंसिल ने, वो आए और उन्होंने तकरीबन 5 राउंड गोली चलाई और इस महिला को गोली लगी, और इसके बाद में एक मुंशी वहां से गुजर रहे थे, उनके हाथ पर गोली लगी है। तो ये इन दोनों लोगों को गोली लगी थी, लेकिन ये दोनों ही लोग जो है वो अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं और अभी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले पर यही कहना है कि इस तरीके से कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। पुलिस ये मानने को अभी तैयार नहीं है कि कोई साकेत कोर्ट में कोई इस तरीके से सुरक्षा में ढिलवाई की गई। उनका ये कहना है कि चूंकि ये वकील थे, काला कोट पहन कर गए थे, और आम तौर पर यह होता है कि वकील से ये उम्मीद की जाती है, ऐसा पुलिस का कहना है, कि वो कोई हथियार लेकर कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें रहती हैं, और इसके बाद अगर वकील, जैसा कि अभी विनोद शर्मा खुद बता रहे थे कि अगर प्रॉपर उस तरीके से चेकिंग करने लगेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सुबह सुबह के वक्त भीड़ रहती है। तो ऐसे में यह वकील से उम्मीद की जाती है कि वो इस तरीके का एक्ट जो है वो न्यायालय के परिसर में नहीं करेंगे, ऐसा एज्यूम किया जाता है, पुलिस का ये कहना है। तो इसी के चलते जब कामेश्वर सिंह इस पूरे प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वकील पुलिस की अभी तक पूछताछ में सामने आया है यही आया है कि उसी के चलते जो है वो उन्होंने इस महिला के ऊपर में फायरिंग की। और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी ये दोनों ही लोग, जो महिला हैं और जो एक अन्य मुंशी को जो गोली लगी है, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है जी। और राजेंद्र झा जो कि इस महिला के वकील हैं, उनसे भी हमारी बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि कामेश्वर सिंह लगातार इस महिला को पहले भी धमकी देते रहे हैं, और बाकायदा कोर्ट ने ये कहा भी था कि इस महिला को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। अभी आप देखिए कि इस कोर्ट में गहमा गहमी का माहौल है, चूंकि अंदर जो है वो पूछताछ चल रही है पुलिस की। अभी यहाँ पर राजेंद्र झा भी आए थे, जिनसे पुलिस ये पूछताछ कर रही है कि आखिर कैसे ये पूरा जो लेन देन का मामला है, इसमें क्या हुआ था, किस लिए, और इस महिला का प्रोफाइल क्या है, आखिर 25 लाख रुपए की जो रकम है वो कैसे कामेश्वर सिंह ने इस महिला को दे दी। ये बताया जा रहा है कि जो रकम है उसको बढ़ाने के लिए या दुगना करने के लिए वकील ने इस महिला को जो है वो रकम दी थी, और उसके बाद में विवाद खड़ा हो गया पैसे वापसी करने के मामले में, और फिर ये पूरा जो वाकया है वो सामने आया है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं साकेत कोर्ट की सुरक्षा पर यह गंभीर सवाल खड़े करती है। साथ में
जिस तरीके से पूरा पिस्टल लेकर एक वो कोर्ट परिसर के अंदर गए और वहां पर बाकायदा सरेआम इतने वकीलों के बीच में 5 राउंड की फायरिंग होती है, तो निश्चित तौर पर एक सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। पुलिस को और ज्यादा सुरक्षा में मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी। खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां चला रहा है इतने लोगों की मौजूदगी में, और वहां से वो रफू चक्कर हो जाता है, फरार भी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कई गंभीर सवाल इस पर जरूर खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी की। मानहानि के केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोष सिद्धि मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट से राहत कल नहीं मिली। अब राहुल गांधी के पास विकल्प है हाई कोर्ट जाने का। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि वो इस मामले में जल्द हाई कोर्ट जाएंगे। माना जा रहा है कि आज या कल राहुल गांधी को हाई कोर्ट में अपील कर देनी थी, अभी तक हालांकि अपील नहीं की है। आपको पूरे मामला बताएं, इसकी पृष्ठभूमि बताएं। कर्नाटक के कोल्लार में 2019 में लोकसभा चुनाव की एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की थी। उसके बाद काफी विवाद हुआ। सूरत की कोर्ट में वो मामला पहुंचा, मानहानि केस से जुड़ा हुआ था। 2 साल की उसमें उनको राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई और बाद में सरकारी आवास भी उनको खाली करना पड़ा। Coming on channels and saying we would have filed an appeal in 8 hours, 10 hours, 12 hours. I don't see the purpose of that. Let the appeal be drafted, it will be filed in good time. We are not looking for unsolicited advice. Parliament is not in session. A proper appeal will be filed shortly, I repeat shortly. I'm not in the business of giving you dates and times. It will be then listed and argued. Last time, from the drafting till the stage of listing, from drafting to filing in the Sessions Court took about 8 days, and there was a huge furor in the country. I don't understand the meaning of this micromanagement. I think there is nothing about delay. तो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि देरी नहीं है, थोड़ा वक्त लगता है। और क्यों ये वक्त लग रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं। बाबा, यहाँ पर कांग्रेस की अब स्ट्रैटेजी क्या है? पहले भी हमने देखा था, पहले वक्त बताया जा रहा था, इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि गुजराती से ट्रांसलेशन होना था, अपील करने में वक्त लगा। अब वक्त क्यों लग रहा है, क्या सोच रही है इस वक्त कांग्रेस? देखिए, ये बात तो है, बहुत लोग जो है अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने का टाइम जो है वो देखा जाए नॉर्मली जो कहता है कि 1 महीने के पहले आपको सेंटेंसिंग पे स्टे लाके देना है, वो खत्म होने वाली है। लेकिन आपको पहले समझना होगा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहले इस पर फैसला आया, वहां पर 30 दिन की डेडलाइन दी गई थी राहुल गांधी को। सेशन कोर्ट में उन्होंने अर्जी दिया। सेशन कोर्ट में उन्होंने 3 अर्जी लगाई थी। एक जमानत की अर्जी लगाई थी, वो उनको जमानत मिल गई। तो अब जो है राहुल गांधी जमानत पे है, फिलहाल उनका जेल जाने का कोई चांस नहीं है, वो बाहर रहेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि इस जो फैसला दिया है वो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, उसको निरस्त करने का वो उन्होंने अर्जी लगाई थी, जिसपे कि अभी सेशन कोर्ट में मई महीने में सुनवाई शुरू होगी। तीसरा मामला जो है वो सेंटेंसिंग को स्टे करने का, जो फैसला दिया गया उस पर स्टे लगाया जाए, जिससे कि वो उनकी सदस्यता बरकरार हो जाए। अब है कि वहां पर उस पर स्टे नहीं है, अब उनके पास मौका है, वो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से भी नहीं होता है तो उच्चतम न्यायालय जाए। अब आप बात आई कि उनके पास कितना वक्त है जी। तो 1 महीने का वक्त जो बोला गया है, लेकिन उसमें जो जितनी भी मेरी बात हुई और मैंने मोहम्मद फैजल से भी बात की, जो लक्षद्वीप के सांसद है, जिनका मुकदमा जो एक नजीर बन के पेश हुआ इस पूरे मामले में, तो हमें ये कहा गया है कि अभी कोई इतनी हड़बड़ी नहीं है, राहुल गांधी के पास सोमवार तक का तो टाइम है ही। यदि और देर होती है तो वो जाके जब वो अपनी अपील करेंगे हाई कोर्ट में, तो कोर्ट में उनको कारण बताना पड़ेगा कि किस वजह से वो उन्होंने जल्दी अपील नहीं की है। तो अब ये कहना जल्दीबाजी होगी कि तय के पहले कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि कल ईद हो जाएगी, फिर संडे हो जाएगा, तो तय हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो उसके बाद भी मंडे को भी हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपनी अर्जी लगा सकते हैं और उसके बाद वहां से स्टे लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो बाबा, अगर जो मैं समझ पा रही हूँ, गिरफ्तारी का तो सवाल नहीं है क्योंकि जमानत पर हैं और ये कोई रेगुलर बेल है उनके पास। ये समझना चाह रहे हैं कि संसद की सदस्यता जो 1 महीना 30 दिन का जो टाइम पीरियड है, अगर उसकी बहाली, उस पर कोर्ट का कोई फैसला हाई कोर्ट जाते हैं, अगर नहीं आता है, तब वो सिचुएशन में क्या होगा? हाँ, यदि वो टाइम फ्रेम जो है वो एक्सीड करते हैं, तो वहां पर उनको दिक्कत आ सकती है कि यदि हाई कोर्ट में वो गए, हाई कोर्ट ने नहीं किया, फिर उनके पास फिर टाइम होगा कि वो
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो तुरंत सुप्रीम उसकी कोर्ट, मियाद होगी। हाँ उसकी मियाद होगी, वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो अंतिम अदालत तक जाने का ऑप्शन जो है किसी के पास भी रहता है, वो तो आप उनसे नहीं छीन सकते हैं, चाहे आप भी जितना भी प्रोसीड्यूरल डिले हो चाहे नहीं हो किसी भी कारण से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाने का है। क्योंकि अब उनको लगता है, मुझे लगता जैसा कि अभिषेक कह रहे थे कि वो मंडे तक शायद मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो अपील दायर कर लेगी। आज भी होना था लेकिन आज शायद वक्त निकल गया है। वक्त निकल गया और आज माना जा रहा था कि शायद आज अपील करेंगे हाई कोर्ट में, लेकिन नहीं किए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा ये पूरी चर्चा करने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कांग्रेस इस पर कब अपील फाइल करती है राहुल गांधी की तरफ से, कब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। रुक करते हैं अब अगली खबर का, जो कि राजस्थान से है। यहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत सरकार के बीच एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है। ताजा मामला जो है वो जयपुर का है। यहां पर कोटा इलाके में सचिन पायलट बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में उस धरने में बैठ गए हैं, उस धरने में शामिल हो गए जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राम प्रसाद मीणा नाम के एक शख्स की खुदकुशी को लेकर इंसाफ की मांग चल रही थी। पायलट ने भी गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जयपुर के परकोटा इलाके में रामप्रसाद मीणा नाम के शख्स ने 4 दिन पहले खुदकुशी कर ली थी और खुदकुशी से पहले उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें यह आरोप लगाया कि मंत्री महेश जोशी और कुछ अन्य लोग उसे दस्तावेज होने के बावजूद मकान नहीं बनाने दे रहे और वो जिस मंदिर परिसर में रह रहा था उससे भी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन से मृतक रामप्रसाद मीणा के परिजन उसके शव के साथ धरने पर हैं, जिसे बीजेपी भरपूर समर्थन दे रही है और इसे पायलट के समर्थन मिलने के बाद सियासत इस पर काफी गर्मा गई है, क्योंकि पायलट सचिन पायलट इस मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मुखर हो चले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकरण में बहुत जल्द न्याय मिलेगा और जो भी सरकार को कदम उठाने हैं उठाने चाहिए और पुलिस प्रशासन को बिना दबाव के निष्पक्ष होकर एक जांच गठित करनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में विश्वास कायम रहे। जो व्यवस्था हमारे प्रदेश में है और देश में है, उस व्यवस्था से इन लोगों का मन हटना नहीं चाहिए। इसलिए सभी एविडेंस को, प्रमाणों को, सर्कमस्टेंसेस को सबसे बात करने के बाद एक जांच गठित हो और न्याय लोगों को मिले, इस परिवार को न्याय मिले, ये हम सब सामूहिक रूप से मांगते। इनसे बहुत बड़ा नुकसान होता है पार्टी को। हमारी सारी योजनाओं का एक घटना ऐसी हो जाती है जो सब पे पानी फेर देती है, इसलिए उसका तुरंत समाधान करना चाहिए। हमसे मुख्यमंत्री महोदय ने भी किया कि भाई उसके लिए हम समाधान शीघ्र कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ मरते टाइम आदमी झूठ नहीं बोलता, मरते टाइम आदमी झूठ नहीं बोलता है। और जो उसके वीडियो है उसके बारे से पूरी जाँच होनी चाहिए, चाहे कोई इतना बड़ा व्यक्ति हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक व्यक्ति इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसको मकान नहीं बनाने दिया जाता पट्टा होने के बावजूद, तो मामला बहुत गंभीर है। ऐसे में किन अधिकारियों की गलती है, कहाँ कहाँ कौन अधिकारी जिम्मेदार है, वो सब ये मामला मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा भी है कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और जयपुर में हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। उनके साथ एक खास मेहमान भी है। जी हर्षा, कौन है आपके साथ और बताएं, सचिन पायलट के इस कदम से कांग्रेस की मुसीबत जरूर बढ़ रही है। पिछली बार उन्होंने 1 दिन का अनशन किया था, बावजूद उसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। जी देखिए, बिल्कुल ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसके लिए एक राजनीतिक मुसीबत बन चुका है। यहाँ पर कल सचिन पायलट भी आए थे, लेकिन उसके पहले जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, बीजेपी से राज्यसभा एमपी है, 5 दिन से वो धरने पे है। एक बार डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या है इशू। डॉक्टर साहब, जो सुसाइड हुआ है, आप लोग क्या मांग को लेकर आप यहाँ हैं? और उन्होंने एक वीडियो बनाया था और बताया जा रहा है कि वीडियो में जाते जाते उन्होंने आपको बेड़ा दिया था कि आप उनको न्याय दिलवाएं। तो आप जानती हो, मैं तो जो वीरांगनाओं के मामले में मेरे चोट लग गई थी, उसका इलाज दिल्ली करा रहा था, पर जैसे ही उन्होंने वीडियो में मेरे को बुलाया कि आप मेरे को इंसाफ दिलाओ, तो मैं दिल्ली से चल के यहाँ पर 5 दिन से बैठा हुआ हूँ। और हम कोई ये परिवार वाले मेरे पहले से इन्होंने फैसला कर लिया कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक हम सब को लेके यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब, सचिन पायलट भी यहाँ पर आए थे। अब कुछ दिनों में यहाँ पर राजस्थान में चुनाव भी होने वाले हैं। सचिन पायलट अपने ही सरकार के खिलाफ कुछ बोल के गए हैं, तो आपको कुछ राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं क्या इसमें? नहीं, राजनीतिक समीकरण का तो हमारा तो कोई सोच है नहीं। उस दृष्टि से हम धरने पर नहीं बैठे कि हम इस, आप बीजेपी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं बैठे। हाँ, ये क्या नाम से हम इसका राजनीतिक फायदा उठाएं, उस दृष्टि से कम मैं तो नहीं बैठा हूँ। और कोई नेता किस दृष्टि से आ रहा है
उनका कोई पता नहीं, पर जो आ रहा है उसका सबका स्वागत है, क्योंकि वो गरीब परिवार को संबल देने के लिए आ रहा है। और जो बड़े कैबिनेट मंत्री का नाम है, उसने एक वीडियो जो बनाया है उसमें कैबिनेट मंत्री का नाम लिया है। पुलिस ने अबेटमेंट फॉर सुसाइड, है ना, सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर दिया है। आगे क्या चाहते हैं आप लोग? IPC 306 का ऑफेंस है और वो एक तरह से डैंग डिक्लेरेशन उसका। मरने से पहले जो नाम उन्होंने लिए हैं नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग है हमारी। कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, गिरफ्तार होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अब हम कोई आर्थिक पैकेज नहीं मांग रहे सरकार से, हम डेड बॉडी को लेकर इसलिए नहीं बैठे कि हमको आप पैसा दे दो। आपने पैसे भी इकट्ठे किए ना फैमिली के लिए? तब हम 50 लाख रुपए इकट्ठा करके उनको देंगे, ये हमने तय किया है। सरकार पे हम वजन नहीं डालेंगे, क्योंकि सरकार बड़े वेलफेयर के काम करने के लिए बजट खर्च कर रही है, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि हम इसलिए बैठे रहें। लेकिन परिवार वाले ये चाहते हैं कि एक गरीब बिल्कुल बड़े आदमी ने होटल करीबन 4 मंजिला होटल खड़ी कर ली, वो अवैध थी तो ध्वस्त हो गई ना, उसको तो नोटिस दिया नहीं, और इस पे वैध पट्टा 2017 का इसको नोटिस दे दिया। अब आप वैध पट्टे वाले को बनाने नहीं दिया, जिन्होंने उसको मजबूर किया इस बात के लिए कि उसने मौत को गले लगा लिया, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे होटल माफिया हो, चाहे सत्ताधारी दल का व्यक्ति हो, वो गिरफ्तार होना चाहिए, ये हमारी मांग। तो आपको थोड़ा सा बता दें, जैसे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना बता रहे थे, यहाँ पर वो धरने पे है, पर अगर आप मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वो घर है जहाँ पर राम प्रसाद मीना रह रहे थे, और पास में ही एक होटल है जिसको अभी तोड़ा गया है। लैंड डिस्प्यूट इस तरह से था कि राम प्रसाद मीना के पास पट्टा था, वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो यहाँ से हट जाए, वो कुछ अपना घर बनाना चाह रहे थे, उनको रोका गया था। उन्होंने ये आरोप लगाया एक वीडियो में, जिसमें उन्होंने कहा है कि महेश जोशी और कुछ नाम लिए हैं उन्होंने कहा है कि ये लोग उनको हैरेस कर रहे थे। उसके बाद में जो पास में होटल बनी थी वो भी अवैध थी। जरूर सरकार इस केस में मैं कह सकती हूँ बैकफुट पे है, क्योंकि सरकार ने फिर तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें बताया जा रहा है कि आदेश आए थे और वो होटल को ध्वस्त कर दिया है। तो अभी जो ये मुद्दा है एक राजनीतिक फ्लैश पॉइंट भी बन गया है। यहाँ पर बीजेपी एमपी, राज्यसभा एमपी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना है और बाकी भी दूसरे राजनेता आकर अपना समर्थन देके गए हैं। जी तो मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं यहाँ पर। राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार के सामने जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि महाराष्ट्र से है। यहाँ पर मुंबई में एनसीपी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हो रहा है और इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार सहित सभी बड़े नेता इसमें शामिल हैं। लेकिन जो चेहरा यहाँ से नदारद है वो है अजीत पवार का। वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अजीत पवार ने पहले से ही पुणे में होने वाले एक तय कार्यक्रम को लेकर नहीं आने की बात कही। पुणे का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें अपने एनसीपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहने पर उन्होंने कहा कि मेरी नियत पर शक करने की जरूरत नहीं। कई दिनों पहले से पुणे में मेरा कार्यक्रम पहले से तय था, गलतफहमी पैदा ना करें। सुनते हैं अजीत पवार को। त्या शंका कुशंका डोक्यातनं काढा। मी ही मीटिंग घेतलेली होती, मी सकाळचा कार्यक्रम कितीतरी दिवसापूर्वी सकाळला विचारा, तो त्या संपादका ह्याच्या पवार आपल्या पिंपरी चिंचवडच्या बारामतीला भेटायला आलेल्या होत्या। आता जर एखादा कार्यक्रम, आणि आज नाही, आज मी 30-32 वर्ष राजकारणात आहे, 32 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये अनेकदा महत्वाच्या काही कार्यक्रम असले, दुसराही महत्वाचा कार्यक्रम असला तर काही जण तिकडे जातात, काही जण इकडचा कार्यक्रम घेतात। आपण कारण नसताना गैरसमज निर्माण होऊन देऊ नका। काही काय तसं काही नाहीये। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 24 घंटे बीत गए हैं। सेना की गाड़ी पर यहां पर कल आतंकी हमला हुआ था। 5 जवान उसमें हमने अपने खो दिए थे। शहीद जवानों में 4 पंजाब के जबकि 1 ओडिशा के हैं। हमला भीमबर गली और पुंछ के बीच राजौरी सेक्टर में हुआ। आतंकवादियों ने भारी बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। इस दौरान ग्रेनेड के संभावित हमले से गाड़ी में आग लग गई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 1 घायल है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक विभाग के आला अधिकारियों की टीम राजौरी पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
तो जवानों के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके परिवारों तक, उनके घर तक पहुंची, वहां पर मातम पसर गया। शहीद जवानों के परिवार वालों का रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है। जवानों की शहादत से हर किसी की आंखें नम है। परिवार के लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। परिवार वालों ने सरकार से आर्थिक सहायता की भी मांग की है। जो 5 जवान यहां शहीद हुए हैं उनमें से 4 पंजाब के थे तो एक ओडिशा के रहने वाले, और इस हमले में लुधियाना के हवलदार मनदीप सिंह, गुरदासपुर के सिपाही हरकिशन सिंह, मोगा के लांस नायक कुलवंत सिंह, भटिंडा के सिपाही सेवक सिंह और ओडिशा के पुरी जिले के लांस नायक देवाशीष शहीद हुए हैं। मेरे को पता चला तकरीबन शाम को 7 बजे। अच्छा जी। मेरी मेजर सरदार से बात हुई थी जी। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके इंसिडेंट हो गया है, उसमें हवलदार मनदीप सिंह शहीद हो गए। बोले कि 11 बजे उधर से रजौरी मिलिट्री हॉस्पिटल से निकलेगी गाड़ी, उनको डेड बॉडी लेके तो तकरीबन 8 बजे के आसपास शाम को पहुंचेगी। कल शाम को पता चला कि वो उधर कोई उसके घटना वापर गई, वो शहीद हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, एक लड़का छोटा, एक छोटी बच्ची है सर। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा भी जो भी शहीद हुआ है उसके परिवार को जो भी उसकी रक्षा की जाए, जो भी उसकी सहायता की जाए, और जो जिसने भी ये काम किया उसको शहीद किया उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मेरी भी ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਗੱਡੀ 5 ਜਵਾਨ फौज ਦੇ शहीद ਹੋਏ ਨੇ, एक ਜ਼ਖਮੀ ਆ। पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सेना पर हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी रोष है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है और बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन सीमावर्ती जिला पुंछ के इन पर्वतीय जंगलों में शुरू किया गया है। सभी आतंकवादियों को उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी निकालकर इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। और हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। नजीर, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, जांच चल रही है, अभी क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं सवाल नहीं सुन पाया, लेकिन जाहिर सी बात है कल से यहाँ एक ऑपरेशन जारी है, तलाशियां जारी है, कॉर्डन किया गया है, पूरे इलाके को घेरे में लिया है ताकि जो भी आतंकी इस हमले के पीछे हैं उनको पकड़ा जाए या मार गिराया जाए। ये तीसरा वाक़ा है पिछले 4 महीनों में पुंछ राजौरी में इतना बड़ा हमला। कल 3 बजे के आसपास ये इस आर्मी ट्रैक पे हमला किया गया और जो आज जानकारी मिल रही है, जो मिलिटेंटों ने जो स्टील बुलेट्स या जिनको आर्मर पेरिस्टिल बुलेट्स बोलते हैं, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी पार कर सकते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाते सकते, वही स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल इस हमले में किया गया। उसके बाद कुछ प्रोजेक्टाइल या ग्रेनेड दागा जिससे गाड़ी में आग लगी और 5 जवानों की मौत हुई, एक शदीद घायल है। लेकिन ये एक ही वाक़ा नहीं है। जनवरी में वहां बेगुनाह लोगों पे वहां हमला हुआ राजौरी में। 17 दिसंबर को एक आर्मी कैंप पे आतंकी हमला हुआ जिसमें 2 निहत्थे लोग
मारे गए, पहले ये बताया गया शायद आर्मी की फायरिंग से मारे गए। लेकिन इन तीनों वाक़ात में एक चीज कॉमन है कि तीनों वाक़ों के बाद जितने भी इंसिडेंट हुए, मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए। 3 महीने से अभियान था कि लोग कह रहे हैं कि जो राजौरी अटैक में मुलव्वस है उनको क्यों नहीं अभी तक ट्रैक डाउन किया गया, नहीं कर पाए। बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्सेस को वहां लिया गया, वीडीसी को एक्टिवेट किया गया, और जब लोग अभी ये सवाल ही पूछ रहे उसका क्या बना, तो एक और घटना घटी। तो प्रशासन और पुलिस सुरक्षा फोर्सेस के लिए एक चैलेंज है कि किस तरह न सिर्फ इन हमलों को रोका जाए, बल्कि जो इन हमलों के पीछे, खासकर ये 3 हमले हुए हैं, 17 दिसंबर को एक जनवरी को दूसरा, और कल तीसरा ये हमला इसी इलाके में हुआ, और जिसमें काफी नुकसान हुआ सिविलियन और आर्मी का। तो इन तीनों हमलों में जो आतंकी थे वो भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। 2-3 चीजें अहम है इसमें। नंबर 1, ये हमला उस वक्त हुआ जब अगले महीने कश्मीर घाटी में श्रीनगर में G20 की मीटिंग होने वाली, वर्किंग ग्रुप मीटिंग होने वाली है टूरिज्म पे। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलाल जरदारी भुट्टो यहाँ SCO मीटिंग के लिए गोवा आ रहे हैं नेक्स्ट महीने। और यह हमला उस वक्त हुआ जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोनों आर्मी एक सीज फायर कंट्रोल लाइन पे है, और उस सीज फायर का एक अहम कंडीशन ये भी है कि कोई बड़ी आतंकी घटना न हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ। और उसके अलावा जो इंटरनल चैलेंज ये है कि जब राजौरी में हुआ हमला सिविलियंस पे, 7 सिविलियन मारे गए, 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। होम मिनिस्टर खुद जम्मू पहुंचे, वहां रिव्यू मीटिंग ली और उनको कहा कि भाई आपके लिए डेडलाइन है सुरक्षा फोर्सेस के लिए कि आप 3 महीनों के अंदर जम्मू में 0 मिलिटेंसी होनी चाहिए, यहाँ कोई हमला नहीं होना चाहिए। और 3 महीने के एग्जैक्टली बाद हम देख रहे हैं इतनी बड़ी घटना हुई है। अभी तक आधिकारिक तौर पे सिर्फ यही आया हो कि पहले फायरिंग हुई, उसके बाद कुछ ग्रेनेड जैसा प्रोजेक्टाइल दागा गया, और उसके बाद अभी तक आर्मी ने कल कहा कि जो बाकी डिटेल्स है उनको वो उनकी जांच कर रहे हैं, एसेसमेंट कर रहे हैं। NIA इसकी जांच, NIA इन्वेस्टिगेशन में जुट जाएगी, क्योंकि दूसरे जो वाक़ात है उसमें भी NIA यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जितने भी बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं। लेकिन कुल मिला के कि जो जम्मू जो है, जो आतंक का वो थिएटर है, कश्मीर घाटी से ज्यादा अब जम्मू में उसका असर दिखाई दे रहा है, और ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स वहां हो रहे हैं। जी नज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो 4 महीने के भीतर 3 हमले हुए हैं, और बड़ी बात यह है कि हमलावर हर बार भागने में कामयाब रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश के एक छात्र की, जो कि अमेरिका में उस पर गोली मार दी गई उसको, और उसकी हत्या कर दी गई। 24 साल का श्रेयस वीरा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, और 2 हफ्ते में उसकी पढ़ाई पूरी होनी थी। उसे नौकरी भी मिल गई थी और H1B वीज़ा भी। वो ओहायो के एक फ्यूल स्टेशन में काम कर रहा था, जहां पर गोलीबारी की एक घटना हुई। ये घटना ओहायो की राजधानी कोलंबस की है। और इस पूरी घटना पर कोलंबस पुलिस ने ट्वीट किया है, और ये कहा है कि 20 अप्रैल 2023 को हुई इस जानलेवा गोलीबारी से जुड़े शख्स की शिनाख्त के लिए हमारी जांच एजेंट मदद मांग रहे हैं। 24 साल के श्रेयस वीरा की W ब्रॉड स्टेशन के ब्लॉक 1000 के गैस स्टेशन में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये बड़ी घटना है। आंध्र प्रदेश का एक छात्र अमेरिका में था और वहां उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता KS ईश्वरप्पा से फोन पर बात की। ईश्वरप्पा को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी की तरह बगावत नहीं की, क्योंकि उन दोनों ने बगावत करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हाईकमान की बात उन्होंने ईश्वरप्पा ने मान ली और चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। पीएम मोदी से उन्होंने कहा कि वो कर्नाटक में बीजेपी की जीत के लिए काम करते रहेंगे। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर।
डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। सर श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप जो ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। और प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात के बाद ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री उनसे फोन पर बात करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರವನ್ನೇ ಗೆಲ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ.